और कुछ लोग घबरा के बता देंगे सर इंजन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस, कहेगा हाँ मारो मारो इस पे अग्नि 5 मारो, अभी न्यूक्लियर बम लोड करके मारो। कहेगा भैया इंजन एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। और ये जो क्वेश्चन है आपके रिटर्न में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। बोलेगा चलो बताओ, केमिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, केमिकल को थर्मल में कन्वर्ट करता है, थर्मल को वर्क में कन्वर्ट करता है, और भी ऐसे 2-4 ऑप्शन दे देगा कि अगर मान लो हमने इंजन चालू कर दिया और गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी है, इंजन चल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, वर्क हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या चल रहा है? वर्क हुआ नहीं हुआ? गाड़ी चल रही है हाँ, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हाँ, तो भैया कैसे कन्वर्ट कर रहा है? वर्क तो हो ही नहीं रहा। तुम कहोगे ओ सॉरी सर चूक गया, थोड़ा सा चूक गया। ऐसे कोई आदमी मोटा है, ठीक है, लोग उसका मजाक बनाते हैं। भाई सोचो, आज मैं बताता हूं तुमको कितना इंपॉर्टेंट है मोटा आदमी। कोई मोटा आदमी हेल्दी आदमी है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि बे खा खा के फटता जा रहा है। मैं तुमको बताता हूं बे हड्डी आदमी तुमसे ज्यादा एफिशिएंसी है उसकी, अगर साइंस के हिसाब से देखे तो। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे नहीं पता कि ये जो वीडियो है तुम मनु एकेडमी ऐप पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो। ये पेड वीडियो है पर अभी दोनों जगह जाएगी फ्री में। कहाँ है? क्या मैंने देखा भैया ग्रुप में एक लोग बोल रहे थे कि सर आपने टेक्निकल कोर्स लॉन्च कर दिया, डेमो तो दिया ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता है भैया, तुम दिमाग भगवान का दिया हुआ लाए हो, उधारी मांग के लाए हो कहीं से? मतलब ये सोचो कि मैंने YouTube पे 1000 वीडियो डाल दिए हैं, अगर तुम 1000 वीडियो देख के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मतलब एक डेमो देख के डिसाइड कर लोगे? मतलब गजब नहीं चल रहा है कुछ। फिर भी मैंने सोचा यार अगर बच्चे का दिल है तो डाल देते हैं ना, डेमो वीडियो डालने में क्या ही जाता है, देख के डिसाइड कर लेगा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और रिव्यू करना तो भाई तुम्हारा बनता है, तुम्हारा हक है वो, तो तुम बिल्कुल रिव्यू कर सकते हो कि तुम्हें मुझसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने कहा था कि जो आपका टेक्निकल का कोर्स है जीपीएससी एएमबीआई का, उसमें मैं आईसी इंजन आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि पीछे आपको पोस्टर नजर आ रहा है, और एक सर हैं जो कि आपको थर्मल पढ़ाएंगे। तो आप मुझे बता देना भैया कि मुझसे तुमको आईसी इंजन पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर नहीं पढ़ना होगा तो मैं ढूंढूंगा, दूसरा टीचर ढूंढूंगा, पैसा लिया हूं भाई, दूसरा टीचर लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा मुझसे अच्छा आए। अगर मुझसे पढ़ना तो कोई बात ही नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाने आएगा तुम दिल खोल के रिव्यू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो आज ये मतलब आपके कहने पे मैं ये डेमो वीडियो बना रहा हूं। डिस्कस करेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आईसी इंजन का। आईसी इंजन का इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर तुम कहोगे तब, मतलब विथ ड्यू परमिशन। अगर मना कर दो कि नहीं नहीं भैया आपसे नहीं पढ़ना, आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो भाई क्विट कर दूंगा, किसी और को लेके आएंगे। खैर, इंट्रोडक्शन से पहले आता है इंडक्शन। भाई पढ़ें क्यों पढ़ें? हमको थोड़ा नहीं रिसर्च करनी, हम तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप तो ये बताइए कि एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, पहले ये जान लेते हैं। हालांकि मैं बात करने वाला हूं यहां पे जीपीएससी एएमबीआई की, बट स्टिल कई सारे एग्जाम्स है जहां पे ये सिलेबस मैच करता है, वहां के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। मतलब जहां पे भी सिलेबस दिया है, जीपीएससी एमबीआई की मैं बात करता हूं, वैसे तो एमबीआई में भी इसका सिलेबस है, एआरटीओ में भी इसका सिलेबस आएगा। हाँ थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकते हैं, थोड़ा सा एआरटीओ में ज्यादा हो सकता है, एमबीआई में भी थोड़ा सा एमबीआई से ज्यादा है, पर ये मान के चलो कम हो या ज्यादा हो, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितना पूछा जाता है भाई, अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें तो 125 मार्क्स का टेक्निकल आता है। इसमें से आप मान के चलो 12 to 20 क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होता है साइकिल से रिलेटेड, कुछ लोग कहते हैं वो थर्मोडायनामिक का हिस्सा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आईसी इंजन का हिस्सा है। अब मान लो ऑटो साइकिल पे क्वेश्चन आ गया, कोई कहेगा नहीं तो थर्मोडायनामिक पे हम लेंगे, कोई कहेगा नहीं भैया तो आईसी इंजन में भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो डिपेंड करता है ना। तो ये मान के चलो कि 12 to 20 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। ऑन एन एवरेज हम लोग कहें तो कुछ 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईसी इंजन। ये तो रिटेन एग्जाम हो गया भाई। अगर आप आरटीओ में कहीं भी किसी भी स्टेट का इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आईसी इंजन से होगा। मतलब एवरेज ज्यादा जो होगा वो आईसी इंजन का पोर्शन होगा। तो आईसी इंजन आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एएमबीआई का मैं पर्टिकुलरली बता दूं तो आप ये मान के चलो मिनिमम से मिनिमम, खराब से खराब, मतलब हम ये कह लें कम से कम क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा।
तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं और हम लोग ध्यान से क्या पूरा तन मन धन लगा देंगे इसको पढ़ने में और समझने में, कुछ भी मिस नहीं करेंगे भाई, सब कुछ समझ लेंगे। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम ये मना ना कर दो कि नहीं सर आपसे नहीं पढ़ना, अब हम लोग टीचर बदलेंगे। टीचर बदल लोगे तो कोई बात नहीं, नहीं बदलोगे तो मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा। पढ़ाना स्टार्ट करें उससे पहले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हैं जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बार बार कलर बदल रहा हूं, देख रहा हूं कि कौन सा अच्छा चल रहा है ना, कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बदलने में मजा आता है और तुमको देखने में। खैर अगर थोड़ा प्रचार कर सकते हो तो करते रहना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईसी इंजन बेसिकली है क्या। आईसी इंजन की बात करें उससे पहले ये तो जान ले भैया इंजन क्या होता है। इंजन में आप कहोगे पहले आईसी तो बता दो, पहले आईसी आया था, आईसी के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे ना, हमारा तो पूरा सब्जेक्ट ही है। पहले ये जान लो कि इंजन क्या है। और ये तुम समझ लो कि अभी जा रहे हो इंटरव्यू देने और इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि अच्छा बताओ इंजन क्या होता है। तुम सोच रहे हो कि अच्छा वही वाला नहीं यार जो बाइक कार हर जगह पे यूज हो रहा है इंजन, मतलब ये तो सोचा नहीं था, इतना तुच्छा सा सवाल पूछेगा यार, ये तो सोचा नहीं था। अगर मान लो कभी पढ़े हो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो सोच लो, तुम भी सोच लो क्या बताओगे अगर पूछ लिया इंटरव्यू में कि इंजन क्या होता है, चलो बताओ इंजन क्या होता है, क्या बताओगे। और कुछ लोग घबरा के बता देंगे सर इंजन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। कहेगा हाँ मारो मारो इस पे अग्नि 5 मारो, अभी न्यूक्लियर बम लोड करके मारो। कहेगा भैया इंजन एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, हमने तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तुम कहां से पढ़ लिए बे कि इंजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 2-4 इंजन बना के हमको दे दो। तुम कहोगे साला गलती हो गई क्या, कहां चूक गए। नहीं सॉरी सर समझ में आ गया तब, अगर हाईजैक हो गया मैटर तब तो काम खत्म, तब तो मुंह बनाओगे ऐसे ही। अगर मान लो कि दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो तुमने पकड़ लिया, नहीं नहीं सर मतलब गलती हो गई सर, प्रोड्यूसिंग नहीं कन्वर्टिंग डिवाइस है, तब तक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा चलो बताओ अगर ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, और तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी बताएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके रिटर्न में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। बोलेगा चलो बताओ केमिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, केमिकल को थर्मल में कन्वर्ट करता है, थर्मल को वर्क में कन्वर्ट करता है, और भी ऐसे 2-4 ऑप्शन दे देगा। तुम सोचोगे अच्छा हाँ यार सही कह रहा है, मतलब पेट्रोल डालते हैं उसमें केमिकल एनर्जी है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो बर्निंग होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, इस वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ठीक है केमिकल, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है तो सर मतलब केमिकल को सर वर्क में कन्वर्ट करता है। कहेगा हाँ हाँ मतलब तुमने भैया फिजिक्स की भी लगा दी और थर्मोडायनेमिक्स की भी लगा दी। अच्छा चलो बताओ बताओ एक और क्रॉस क्वेश्चन आगे बताओ कि अगर मान लो हमने इंजन चालू कर दिया और गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी है, इंजन चल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, वर्क हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या चल रहा है, वर्क हुआ नहीं हुआ, गाड़ी चल रही है हाँ, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हाँ, तो भैया कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वर्क तो हो ही नहीं रहा। तुम कहोगे ओ सॉरी सर चूक गया, थोड़ा सा चूक गया, मतलब क्या है सर कि जो केमिकल एनर्जी होती है ना उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या। हाँ ऐसे चूकोगे तो हम मार्क्स देने में चूक जाएंगे भाई, ऐसे मत चूको। मतलब इन शॉर्ट में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। इसीलिए मैंने बहुत बार बताया है कि जब इंट्रोडक्शन हो ना, जब तुम इंटरव्यू में जाओ और किसी सब्जेक्ट का नाम लेने वाले हो कि यह सब्जेक्ट मैं पढ़ के आया हूं या फिर तुम्हारा उसमें स्ट्रांग होल्ड है, तो अच्छा से पढ़ के जाना है। तो एकदम तुच्छा सा सवाल पूछा जाएगा और एकदम से हो जाओगे हवा हवाई, और स्टार्टिंग में जो हो गया हवा हवाई उसका काम हो गया खत्म। तो क्या होता है भाई, इंजन इज द एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस नॉट अ प्रोड्यूसिंग डिवाइस, मतलब एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे आएगा 2 क्वेश्चन, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो जरूर पूछूंगा कि अच्छा बच्चा जब कन्वर्जन हो रहा है मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ओ मतलब अदर, एफ मतलब फॉर्म, ई मतलब एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहां पे 2 चीजें आएंगी। तुम बोलोगे सर क्या, एक आएगा रेट ऑफ कन्वर्जन, एक आएगा क्या रेट ऑफ कन्वर्जन, और दूसरा आएगा एफिशिएंसी। अब फिर तुमसे पूछ लेगा कि बताओ बचवा रेट ऑफ कन्वर्जन और एफिशिएंसी सेम है या अलग है,
तुम कहोगे सर ये मतलब फिर से चूक गया मैं, ये मतलब पढ़ा नहीं सर। एफिशिएंसी तो पढ़ा है कि इंजन की एफिशिएंसी होती है, ये रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? रेट ऑफ कन्वर्जन मतलब ये किस पे डिपेंड करता है भाई? टाइम पे ना, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको कितने टाइम में वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मान लो कि 2 किलो जूल एनर्जी है और 2 किलो जूल को 10 घंटे में मतलब कुछ थर्मल में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी थी, तो वो रेट ऑफ कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी और टाइम, कितना अमाउंट और कितना टाइम में वो दूसरे फॉर्म में गया, तो ये टाइम डिपेंडेंट है। मगर एफिशिएंसी क्या है भाई? एफिशिएंसी रेट ऑफ कन्वर्जन नहीं है। कई बार इस टाइप का कंफ्यूजन होता है। एफिशिएंसी जो होती है ये बताती है कि किसका कितना अमाउंट कन्वर्ट हुआ, मतलब चाहे 10 घंटे में कन्वर्ट हो, 20 घंटे में कन्वर्ट हो, 10 सेकंड में कन्वर्ट हो, 2 सेकंड में कन्वर्ट हो, ठीक है। अब वो लॉसेस में अलग जाएंगे कि टाइम बढ़ गया तो लॉसेस क्या होंगे, बाकी चीजें क्या होंगी, बट एफिशिएंसी जो पर्टिकुलरली होती है कि आपके पास इनिशियल अमाउंट क्या थी, उसका कितना अमाउंट कन्वर्ट हो गया और कितना अमाउंट वेस्ट हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे हम और आप एक चलते फिरते इंजन है, हम लोग भी केमिकल एनर्जी लेते हैं। अरे खाना खाते हैं भाई, उसमें भी कौन सी एनर्जी स्टोर है? केमिकल एनर्जी स्टोर है। जैसे कोई आदमी मोटा है, ठीक है, लोग उसका मजाक बनाते हैं। भाई सोचो, आज मैं बताता हूं तुमको कितना इंपॉर्टेंट है मोटा आदमी। कोई मोटा आदमी, हेल्दी आदमी है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि बे खा खा के फटता जा रहा है। मैं तुमको बताता हूं, बे हड्डी आदमी तुमसे ज्यादा एफिशिएंसी है उसकी, अगर साइंस के हिसाब से देखे तो तुमसे ज्यादा एफिशिएंसी। कैसे भाई? तुमने जितना खाया उस केमिकल एनर्जी का कितना तुम्हारी बॉडी यूटिलाइज कर पा रही, वही तो हुई तुम्हारी एफिशिएंसी। हड्डी हो, खाते मोटे के इतना हो, बाकी सब कंपोस्ट में निकाल देते हो, मतलब सारी एनर्जी तो तुम्हारी बाथरूम में जा रही है, सारी एनर्जी तो वेस्ट हो गई भाई। बाथरूम में कंपोस्ट बना दिया, खाया कंपोस्ट बना दिया। पतले को लगता है मैं कितना कारनामा कर रहा हूं, खराब कर रहे हो केमिकल एनर्जी का, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही तुम्हारे बॉडी में। जितना खाते हो एक साइड से उतना दूसरे साइड से बाहर, पर मोटा आदमी उतना ही खाता है, मोटा हो रहा है। हाँ, कोई कोई ज्यादा खाता है, पर मैं कह रहा हूं ना, कई बार अपने पतलों को भी देखा होगा, खूब खाता है, मोटे से ज्यादा खा लेता है। इसका मतलब क्या है? उसके सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, वो जितना खाता है उसकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। जिस फॉर्मेट में खाता है बिना डाइजेस्ट किए हुए, उसी फॉर्मेट में कंपोस्ट बना देता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मछलियों को खिलाओ, एनर्जी बहुत है उसमें, जो निकल रहा है ना उसको मछलियों को खिलाओ, फिर मछलियों को तुम खाओ, ठीक है। मतलब डायरेक्टली नहीं खा सकते ना, उसको घुमा के तो खा ही सकते हैं, खा ही रहे हैं लोग, खा क्या सकते हैं, ठीक है। तो भाई मोटे आदमी का मजाक मत बनाना, उसके इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, बाकी चीजें एफिशिएंसी पे एमसीक्यू भी करेंगे। पर अभी आप समझ लो कि एफिशिएंसी बात करती है अमाउंट के बारे में, कि कितना अमाउंट है तुम्हारे पास, कितना अमाउंट है तुम्हारे पास, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं, मोटे आदमी की तारीफ को। फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बीच में लगा दिया हमने एक इंजन, इसका कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमने कन्वर्ट कर दिया है वर्क में, और कितना तुमने वेस्ट कर दिया है, ठीक है। कितना बेकार चली गई है और कितना एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। और यहां पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसमें से कितना कन्वर्ट हुई है, यही होती है एफिशिएंसी। समझ में आ गई एफिशिएंसी क्या होती है। खैर आगे थोड़ा सा यहां पे मैंने डिफिनीशन आपके लिए मेंशन भी कर दिया है कि बेसिकली इंजन होता क्या है, कि क्या मालूम तुम कभी भूल जाओ तो इंजन होता है, इंजन इज नथिंग बट अ एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस। एनर्जी को कन्वर्ट करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पर हम जिस इंजन की बात करने वाले हैं, वहां पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना भाई। हमारा इंजन एज ए सिस्टम, पूरी व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, पूरी व्हीकल को कंसीडर करोगे तब तुम्हारी केमिकल एनर्जी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी ना। जब इंजन की केवल बात करें, इंजन एज ए सिस्टम बात करें, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, सिस्टम हमने इंजन को कंसीडर कर लिया, तब इंजन क्या कर रहा है उसी की बात करेंगे। तो इंजन में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी को हम किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा आईसी इंजन है उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक हीट इंजन, आईसी इंजन हो या फिर एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो, जो भी इंजन हो, उसे हम क्या कहते हैं कि वो बेसिकली एक हीट इंजन है। क्यों भाई? क्योंकि वो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में
कन्वर्ट करता है। अब वो जो थर्मल एनर्जी है हमारे दूसरे सिस्टम के साथ मिलके, मतलब हमारा पिस्टन अरेंजमेंट हो गया, फिर हमारा क्लच अरेंजमेंट हो गया, फिर हमारे गियर अरेंजमेंट हो गया, फिर हमारा व्हील अरेंजमेंट हो गया, सारे मिलके वर्क में कन्वर्ट करते हैं। इंजन नहीं करता भाई। केवल इंजन लगा दोगे गाड़ी आगे जाएगी क्या? जब डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वर्क जीरो होगा। कौन कहता है? फिजिक्स कहता है। तो फिर वर्क में तो नहीं कन्वर्ट कर रहा है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि कह देते हैं कि केमिकल एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। भाई थर्मोडायनेमिक्स में यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि सिस्टम क्या है, किसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, किसका नाम हम लोग ले रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, आप इतना नादान तो नहीं हो, बहुत सारी चीजें जानते हो आप। तो क्या करता है भाई, ये हमारे केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद और भी सिस्टम लग जाते हैं और वो फाइनली यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि इंजन क्या होता है, ठीक है। यह भी समझ में आ गया कि मतलब आईसी इंजन बेसिकली या फिर एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन की भी बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा, अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए इंजन को तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो पार्ट होता है इनका। एक होता है आईसी इंजन, मतलब जिसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन पहले नंबर पे है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका मतलब क्या भाई, इंटरनल कंबशन इंजन में जो कंबशन हो रहा होगा वो इनसाइड हो रहा है, जैसा नाम है, ठीक है। जैसे जितना भी इंजन आप देख रहे हो आसपास, सारे कैसे हैं, इंटरनली कंबशन है, इंटरनली कंबशन हो रहा है वहां पे, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। अभी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दूसरे के ऊपर देखेंगे कि क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब कंबशन के लिए हमने एक अलग से पार्ट बना दिया है। जैसे पावर प्लांट है, बॉयलर में कंबशन हो रहा है, फिर वाटर फीड कर रहे हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको टरबाइन से घुमाते हुए फिर नीचे कंडेंसर में लाते हैं, फिर कंडेंसर से पंप में भेजते हैं, फिर बॉयलर में भेजते हैं। भाई वर्क तो बस टरबाइन में हो रहा है, बाकी तीन तो बेकार ही हैं। बाकी तीन क्या है, एक्सिलरी इक्विपमेंट है, एक्सिलरी कंपोनेंट है, जो क्या कर रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं हमारा, पर जरूरत भी है, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा, भले वो नुकसान कर रहे हो, ठीक है। और यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे अंदर ही कंबशन हो जाता है। जब अंदर कंबशन हो जाता है ना, तो यहां पे लॉसेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे भाई, कम होंगे, लॉसेस कम होंगे। पर एक चीज ये भी है कि जब इंटरनल कंबशन होगा तो हमारे पास कंस्ट्रेन होता है मटेरियल का। जब सब काम तुम एक ही जगह करोगे तो तुम बड़े अमाउंट में नहीं कर सकते हो, मतलब उसको इनलार्ज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेन होता है ना, एक आदमी को 100 काम दे दोगे, कितना अच्छा से करेगा, वहीं पे 100 काम 100 आदमी को दोगे, ज्यादा अच्छे से होगा। तो वही चीज होता है कि यहां पे एक ही इंजन है बेचारा, उसी को कह दो तुम ही बर्निंग करो, तुम ही पीछे आओ, मतलब पिस्टन को कह दिया कि तुम पीछे आओ, तुम ही क्रैंक, मतलब क्रैंक शॉप भी रोटेट हो रही है, उसी जगह बर्निंग भी हो रही है, वहीं वॉल भी खुल रहा है, वहीं इनपुट भी हो रहा है, वहीं पे एग्जॉस्ट भी हो रहा है, सब काम उसी से करवा रहे हो, तो मतलब नहीं, तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कर देगा। तो इस वजह से इसकी पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो होती है ना, कम होती है। पर एक बात है, पावर तो कम प्रोड्यूस करेगा, पर जितना पावर करेगा उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। तो अगर हम पावर टू वेट रेशियो फाइंड आउट करें तो आपका इंटरनल कंबशन इंजन का इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। एफिशिएंसी भी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी इसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी दोनों? देखो, अब यहां पे कोई एक्सिलरी कंपोनेंट है नहीं, जब एक्सिलरी कंपोनेंट नहीं है तो लॉसेस भी कम होंगे। अब यहां पे बॉयलर है, उसका अपना लॉस है, कंडेंसर है, उसका अपना लॉस है, पंप है, उसका अपना पावर कंजप्शन है, तो हर जगह का लॉसेस तो कहां से आएगा भाई, जो वर्क आउटपुट है वहीं से आएगा। तो यहां के जो एक्सिलरी कंपोनेंट है ना, वो बेसिकली ज्यादा लॉस ज्यादा करते हैं। इसके वजह से अगर हम वेट टू पावर रेशियो फाइंड आउट करें तो इसका ज्यादा होगा। एफिशिएंसी, थर्मल ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी इसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि लॉसेस यहां पे ज्यादा है तो एफिशिएंसी इसी की ज्यादा होगी। तो कई जगह पे ये अच्छा होता है हमारे लिए, छोटे काम के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर पावर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो छोटे काम के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे हम व्हीकल में जनरली यूज करते हैं हर जगह, ठीक है। मगर बड़े काम के लिए ये यूज नहीं आएंगे, उस समय बड़े काम के लिए इसको यूज लेना पड़ेगा, भले ही पावर आपका ज्यादा जा रहा है। अब जहां पे हाथी की जरूरत है वहां पे भाई कुत्ते से काम थोड़ा चलेगा। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि हाथी ज्यादा खाएगी भाई, नुकसान ज्यादा होगा। अब जरूरत है तो है उसकी,
किसी को घोड़े पे चढ़ना है शादी में तो ये कह के थोड़ा मना कर दो घोड़ा लाएंगे तो चना खिलाना पड़ेगा और चना बहुत महंगा है। अब चढ़ना है तो है महंगा, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो वही है, थोड़ा लॉसेस को हम क्या करते हैं भाई, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि जरूरत है, क्योंकि इसको बहुत बड़े अमाउंट में हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको कर लेते हैं। एक दो एडवांटेज और हैं इसके, इसमें जो फ्यूल का कंबशन होता है वो फ्यूल बहुत ही कंस्ट्रेंड है, गैसियस फ्यूल हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है बट सॉलिड नहीं हो सकता। आप कहोगे कि लो भाई मैं इंटरनल कंबशन इंजन में कोयला डाल दूंगा, चलाओ, चलेगा भाई? काहे को चलेगा भाई? कोयला 4 घंटे में फूक करके जल रहा है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वैसे होगा क्या? नहीं हो पाएगा। लकड़ी डाल दोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में सॉलिड फ्यूल भी चल जाएगा, लकड़ी से चलाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। कोयले से चलाओ चलेगा, कोई दूसरा सॉलिड फ्यूल डाल दो चलेगा। कम चलेगा, ज्यादा चलेगा, एफिशिएंसी कम होगी, ज्यादा होगी, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट चलेगा ना, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। धीरे धीरे जलता रहेगा, वो एनर्जी को कलेक्ट करता रहेगा। पानी जो वाटर है, मान लो स्टीम की बात कर रहे हैं तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता रहेगा। जब प्रेशराइज हो जाएगी स्टीम तो जाएगी अपना टरबाइन को चलाएगी, काम चलेगा। मगर ये चीज हम इसमें नहीं कर सकते, ये चीज हम इसमें कर सकते हैं। तो कुछ एडवांटेज इसका है, कुछ एडवांटेज उसका है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो आपका जो सिलेबस है पूरा आईसी इंजन पे ही है, पर फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ द आईसी इंजन ओवर ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्या एडवांटेज होता है भाई? पहला, साइज ऑफ द इंजन इज वेरी लेस कंपेयर टू एक्सटर्नल। भाई छोटा होता है यार, पोर्टेबल होता है, कहीं पे लेके चले जाओ। प्लांट को उठा कर लाओगे क्या? पावर प्लांट को नहीं ला सकते ना। बॉयलर, इतनी बड़ी यूनिट भाई, 3 फ्लोर का बॉयलर है। टरबाइन हाउस 2 फ्लोर की है, कहां से लाओगे तुम? ठीक है, तो पहले तो छोटा होता है, छोटा होता है तो आप समझ ही रहे हो, लॉसेस भी कम होते हैं, पहले ही मैंने बता दिया। पावर टू वेट का रेशियो मैंने आपको समझा दिया। हाई एफिशिएंसी, देन अब ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्सिलरी पार्ट नहीं है, बॉयलर नहीं है, कंडेंसर नहीं है, एनर्जी लॉस कम होगी तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। स्टार्टिंग टाइम, भाई छोटा आदमी है पट से स्टार्ट हो जाता है, मतलब छोटा इंजन है आसानी से स्टार्ट हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट तो अभी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, नहीं तो भाई थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट होने में दिन दिन लग जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते लग जाते हैं। कोल वाले को तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी मैच करना कि भाई जो हमारे शाफ्ट का रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, जनरेटर का रोटेशन क्या होना चाहिए, नहीं तो अलग ही फ्रीक्वेंसी चली गई और पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सत्यानाश हो गया। तो मतलब ये सब मैच करने में तो और टाइम लग जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं। इसलिए कोल पावर प्लांट जो होते हैं उनको शट डाउन नहीं किया जाता है। इवन मतलब जो लोड है वो कम हो गया है तो भी शट डाउन उसको नहीं करते हैं, क्योंकि उसको बंद करना चालू करना बड़ा ही हैवी काम हो जाता है। जैसे कि आपने ये देखे होंगे ना, रेल अगर वही डीजल से चल रही है आपकी तो मतलब एक बार बंद हुई तो कितना धुआं फेंकती है, मतलब ऐसे ही फ्यूल बिना कंबशन के निकाल देती है बाहर, मतलब कुछ परसेंट उसका कंबशन करती है, निकाल देती है बाहर। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वाली है, चू करके स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, सुटेबल होता है, स्मॉल होता है, इसलिए सुटेबल होता है। मैकेनिकली थोड़ा सा क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है, मतलब ये कोई एज सच बहुत रॉकेट साइंस वाला एडवांटेज नहीं है। ऊपर वाले कुछ ठीक हैं, एड ऑन एडवांटेज हैं, ये सब बाकी ऊपर वाले जरूरी हैं, तो आप जान गए। ठीक है, फिर है लुब्रिकेंट। अब जब पावर कम प्रोड्यूस करेगा तो लुब्रिकेशन की भी कमी जरूरत पड़ेगी ना, जब पार्ट्स कम होंगे, पार्ट्स घिसेंगे कम, तो लुब्रिकेशन भी कम चाहिए उसको, है कि नहीं? मेंटेनेंस भी कम चाहिए। ये सब बेसिक फंडा एक दूसरे से कंपेयर करते हुए आ सकते हो आप। ठीक है, तो लेस मेंटेनेंस चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड है ये सब। ठीक है, यूजुअली मोर पोर्टेबल, बता दिया पहले ही आप। थोड़ा लीकेज वीकेज का चांसेस भी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एज कंपेरिजन टू पावर प्लांट बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पे तो ब्लास्ट हो जाए तो मतलब क्या से क्या हो जाए। ठीक है, सेफर होता है, मतलब ठीक है, सच ये बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, पर बेसिक में आपको थोड़ी चीजें जाननी चाहिए। अब मान लो 10 पॉइंट आपने पढ़ा है, तो जब इंटरव्यू मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो 2-4 पॉइंट तो बता ही ले जाओगे। अगर 2 ही पढ़ा है, दोनों गुल हो गए, तब क्या मुंह बनाना बचेगा, वही बनाओगे, अच्छा सर भूल गया, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहले ही मैंने बात किया कि भाई सॉलिड फ्यूल को नहीं कर सकते, मतलब 3 ही स्टेट हो सकते हैं ना यार,
एक सॉलिड फ्यूल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो लिक्विड गैस को तो हम वहां पे यूटिलाइज कर लेते हैं आईसी इंजन में, पर सॉलिड को नहीं कर पाते। तो एक एडवांटेज है हमारा उसका। फिर जो फ्यूल यूज होता है कॉस्टली होता है थोड़ा सा। अब कोयला सस्ता होता है, लकड़ी सस्ती होती है। अब लकड़ी तो कहीं यूज होती नहीं, कोयला ही जनरली होता है, ठीक है। तो सस्ता भी होता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। इंजन एमिशन इज जनरली हाई, इंजन एमिशन इज जनरली हाई कंपेयर टू द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मतलब एक्सटर्नल का थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हो गई है, एक्सटर्नल का ज्यादा होता है ना, लॉसेस ज्यादा होते हैं, वर्क आउटपुट कम आता है। कोयला बंद करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा एज कंपेरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल बंद करोगे तो डीजल से कम होगा, सीएनजी बंद करोगे तो पेट्रोल से कम होगा। बाय अंडरस्टूड है। तो मतलब यहाँ पे एडवांटेज तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, इसको डिसएडवांटेज में ही डालना चाहिए था। मतलब इसको उस वाले में डालना चाहिए था कि इंटरनल कंबशन इंजन का जो पोल्यूशन होता है वो एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल कम होता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज में तो नहीं आएगा, इसको उस पॉइंट में होना चाहिए था, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज पावर जनरेशन, हाँ बिल्कुल आईसी इंजन नहीं है, पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। और हमारा चूंकि जो आईसी इंजन होता है आपको पता है कि दो टाइप से और डिवाइड किया जा सकता है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो सकता है आईसी, क्या एक्सटर्नल को भी बात कर ले हम तो, और एक हो सकता है आपका रोटेटरी, ठीक है। तो जो रोटेटरी होता है उसमें थोड़ी सी आवाज कम होती है एज कंपेरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग। तो जो हमारा आईसी इंजन होता है, रेसिप्रोकेटिंग जितना भी आप देख रहे हो सारे रेसिप्रोकेटिंग होते हैं व्हीकल में, तो उसमें थोड़ा सा आपको नॉइस मिलेगी। अब कहोगे कि भाई वो पावर प्लांट में तो बहुत ज्यादा मिलेगी इसके कंपेरिजन में, हाँ मिलेगी, पर हम इस सेंस में कंपेयर कर रहे हैं ना कि वो कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है और ये कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। वो मेगावाट में जितना पावर प्रोड्यूस करके नॉइस करेगा, ये तो तुच्छ से उसके सामने तो बच्चा है, फिर भी फुदक रहे हैं, तेज आवाज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन का एज ए डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि आईसी इंजन का है, पर बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। कुछ ही जो पॉइंट्स हैं जो एफिशिएंसी से रिलेटेड हैं, आपके ब्रेक पावर से रिलेटेड हैं, आपके लॉसेस से रिलेटेड है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर उतना आप याद रखते हो, अगर कहीं पे पूछा जाता है तो बताओगे तो ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो बेसिकली हमें यह समझ में आ गया कि इंजन क्या होता है, और इंजन का दो बेसिक डिवीजन, मतलब एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक इंटरनल कंबशन इंजन, हमको बेसिक पता चल गया दोनों के बारे में। हाँ, इंटरनल कंबशन इंजन को हमको डिटेल में पढ़ना है, एक्सटर्नल को नहीं पढ़ना है, तो एक्सटर्नल को जाने देंगे। इंटरनल को आगे हम फिर से शुरू करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंजन को नहीं पढ़ेंगे, अब हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं इंटरनल कंबशन इंजन के, उनके फंक्शनलिटी पढ़नी है, तो वो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पर आज जो हमने पढ़ा है उस पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हीट इंजन इज द डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म, क्या करता है भाई वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता है? नहीं। मैकेनिकल को वर्क में कन्वर्ट करता है? जी नहीं। क्या करता है बेसिकली वो? केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसको मैं चेंज करके दे दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आईसी इंजन हैज हाई ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी देन ईसी, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एक्सिलरी कंपोनेंट नहीं होते हैं, वेट टू पावर रेशियो भी उसका ज्यादा होता है। जब एक्सिलरी कंपोनेंट नहीं होंगे, फ्रिक्शन कम होगा, लॉसेस कम होंगे, तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वही एनर्जी है जिसको तुम चाहे लॉस में भेज लो, चाहे यूटिलाइज कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी प्रोडक्शन इज चीपर इन आईसी इंजन, एनर्जी प्रोडक्शन चीपर कैसे होता है भाई? अभी हमने पढ़ा ना कि वहां पे सॉलिड फ्यूल भी यूज होता है जो बेसिकली सस्ते होते हैं, पर जो आईसी इंजन होता है इसमें तो कॉस्टली फ्यूल यूज होते हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन चीपर नहीं होता बल्कि कॉस्टली होता है एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। थर्ड जो ऑप्शन है आपका, ईसी यूज हाई पावर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, पावर प्लांट में यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा है। फोर क्या है? फ्यूल इन एनी स्टेट कैन बी यूज इन द ईसीई, तीन ही स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और किसी भी स्टेट में आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बॉयलर को सप्लाई कर दो यार, तुम बॉयलर वैसा बना लो, कोई कंस्ट्रेंट है क्या? नहीं बना पाए वो अलग बात है, मगर बना तो सकते ही हो, ठीक है। तो मतलब आपका अगर सेकेंड ऑप्शन को छोड़ दें तो बाकी सारे सही है, 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन होता है आपका बी, 1, 3 एंड 4, ठीक है। एक क्वेश्चन आई होप सो कि और होना चाहिए, क्या है? आईसी एंड ईसी इंजन यूटिलाइज्ड, क्या यूटिलाइज करते हैं भाई? क्या यूटिलाइज करते हैं? लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, दोनों। मतलब यूटिलाइज क्या करते हैं भाई? हीट, हीट इंजन तो कहते हैं इनको,
हीट कैसा है, लो ग्रेड एनर्जी। भाई कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तो जानोगे, वैसे पढ़ ली होगे, इतना तो जानते ही होगे। और यहां पे इस वीडियो को करते हैं खत्म। बाकी जैसे शुरू में कहा था वैसे एक बार फिर से कह देता हूं, यू आर फ्री टू रिव्यू कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर पढ़ना चाहोगे तो आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो बंद। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।